वन तो आज का जो हमारा ईयर है वो है 2012 का ईयर। हम पॉलिटी के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम सबसे पहले। इन द एरियाज कवर्ड अंडर पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1956। तो किसके बारे में आपसे बात की जा रही है यहाँ पे? जो आपका PESA एक्ट है आपका, कौन सा वाला? 1996, उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्राम सभा? तो यहाँ पे पूछा है कि इसमें ग्राम सभा का क्या रोल होता है। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट द एलिनिएशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये जो ऑप्शन है ये एकदम सही है। ये पावर किसके पास होती है? ग्राम सभा के पास होती है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं। ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात करें तो इसकी जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है? वो ग्राम सभा के पास होती है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरियाज। तो यहाँ पे ये आपका गलत है। एनी मिनरल नहीं होता है, यहाँ पे आपके पास माइनर मिनरल होता है। जो रिकमेंडेशन है ग्राम सभा के, और ग्राम सभा के अलावा एक और किसके और रिकमेंडेशंस लिए जाते हैं? पंचायत। तो ये किसके लिए लिए जाते हैं? ये माइनर मिनरल के लिए लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा सही है? ऑप्शन 2 आपका एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पज ऑफ एडजर्नमेंट मोशन इज। तो जो आपका एडजर्नमेंट मोशन होता है पार्लियामेंट में, इसका क्या पर्पज है, हम लोगों से ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। टू अलाउ द डिस्कशन ऑन अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस। तो ऑप्शन 1 ही इसका करेक्ट है। एडजर्नमेंट जो मोशन होता है ये आपका क्यों पास होता है? क्योंकि अगर आपको डिस्कस करना होता है एक डेफिनेट मैटर पे, कोई एक अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, कोई एक मैटर है उस पे, और जो एडजर्नमेंट मोशन होता है ये सिर्फ लोकसभा में ही पास हो सकता है। क्योंकि आपको क्या है कि आप इस मोशन में क्या कर रहे हो कि जो भी एक अर्जेंट पब्लिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कशन कर रहे हो। तो आप जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है या जो भी आप मिनिस्टर है उसको एक हिसाब से आप सेंसर कर रहे हो। तो किसी भी मिनिस्टर को जो सेंसर करने का है ये कहाँ पे रहेगा? ये लोकसभा में ही हो सकता है, ये राज्यसभा में नहीं होता। क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा की, ना कि राज्यसभा की। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 is enacted in consonance with which of the following provisions of the government of India। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट है यानी NGT एक्ट आपका 2010 वाला है वो किन फॉलोइंग प्रोविजंस, जो गवर्नमेंट इंडिया के जो प्रोविजंस हैं, किन के कंसोनेंस में इनेक्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारे पास क्या है? राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन एकदम आपका सही है। जो ऑप्शन 2 पे है, ऑप्शन 2 देखते हैं। द प्रोविजंस ऑफ अ ग्रांट्स ऑफ रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर द वेलफेयर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो जो आपका NGT एक्ट है ये मेनली आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन 3 पे आते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा इज मेंशन्ड, इसका भी यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 एकदम सही है। NGT एक्ट आपका कब आया था? 2010 में आया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमें क्या देखना है? हमें DPSP यहाँ पे दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर गांधीयन प्रिंसिपल। तो हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल के अंडर आता है। तो जो DPSP हैं ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कौन से पार्ट में है? तो ये देख लेते हैं, 4th पार्ट में है। आर्टिकल कहाँ से? 36 से लेके आर्टिकल आपके 51 तक है। DPSP को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 हमारे पास सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं। नंबर 2 आपके पास गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं।
और नंबर थर्ड आपके पास किस में आ जाते हैं, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन 1 क्या है, सिक्योरिंग दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, ये कौन से आर्टिकल में है सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये आपका आर्टिकल 44 में मिलेगा, लेकिन ये गांधीयन प्रिंसिपल में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का पार्ट है। ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, ऑप्शन 2 क्या है, ये आपका कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 40 है, ये गांधीयन प्रिंसिपल है। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ये आपका कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 43 है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। ऑप्शन 4 पे आते हैं, सिक्योरिंग फॉर ऑल दी वर्कर्स रीजनेबल लेजर एंड द कल्चरल अपॉर्चुनिटीज। तो ये आपका कौन सा है, ये आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आता है, ये आप देख सकते हैं आर्टिकल 38 में देख सकते हैं, आर्टिकल 39 में देख सकते हैं। तो गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर आपके पास कौन कौन से आ गए, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड। अब हम अगर गांधीयन प्रिंसिपल में देखें तो जैसे कि आपका आर्टिकल 40 हो गया, किससे रिलेटेड है, विलेज पंचायत से रिलेटेड है। अगर इसके अलावा हम आर्टिकल 43 देखें तो किससे रिलेटेड है, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। आर्टिकल हम एक और देखते हैं 43A देखते हैं, तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज से रिलेटेड है, ये भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। अगर हम देखें आर्टिकल 43A नहीं होगा, आर्टिकल 43B होगा यहाँ पे। इसके अलावा हम देखते हैं आर्टिकल 46, तो ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फॉर SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इससे बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 47, ये किससे रिलेटेड है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल आपके पास 48 देखे तो किससे रिलेटेड है, स्लॉटर ऑफ काउस। तो इस तरह से कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि DPSP के आर्टिकल्स हैं जो कि आपके गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 40 किससे रिलेटेड है, विलेज पंचायत। 43 किससे रिलेटेड है, कॉटेज इंडस्ट्रीज। 43B किससे रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 46 किससे रिलेटेड है, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्टिकल 47 किससे रिलेटेड है, बैन ऑन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। आर्टिकल 48 किससे रिलेटेड है, स्लॉटर ऑफ काउज से रिलेटेड है, बैन ऑन स्लॉटर ऑफ काउज। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम, यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन दी राज्यसभा। तो हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 में क्या दे रखा है कि जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो राज्यसभा में रिप्रेजेंट नहीं करती, एकदम गलत है, क्योंकि राज्यसभा किसका मिक्सचर होता है, यूनियन टेरिटरीज का एंड स्टेट्स का। राज्यसभा किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स का रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे पूछे लोकसभा किसका रिप्रेजेंट करता है, तो ये पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, इट इज विद इन द प्रिव्यू ऑफ CEC दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स। गलत, ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली, एकदम गलत। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट है उसमें 3 चीजें आती हैं, एक आपका प्रेसिडेंट, आपका लोकसभा और आपका राज्यसभा आता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, विद रेफरेंस टू द कंज्यूमर्स राइट एंड ठीक है privileges under the provisions of the law in India, which of the following statement are correct। हमें कंज्यूमर राइट के बारे में बताना है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं हम, कंज्यूमर्स आर एम्पावर्ड टू टेक सैंपल्स फॉर फूड टेस्टिंग। यस, एकदम सही है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको टेस्टिंग के लिए अलग से सैंपल्स मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, व्हेन कंज्यूमर फाइल्स अ कंप्लेंट इन एनी कंज्यूमर फोरम नो फी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड। तो यहाँ पे ये एकदम सही है कि आपको कोई भी सॉरी ये एकदम गलत है, यहाँ पे आपको फी देनी होती है। अगर आप कोई भी कंप्लेंट फाइल करते हो तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको फी देनी होती है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, इन केस ऑफ द डेथ ऑफ कंज्यूमर हिज और हर लीगल हायर कैन फाइल अ कंप्लेंट। तो ये एकदम सही है,
जो उनका लीगल फैमिली मेंबर हैं वो कंज्यूमर फोरम में उनके बिहाफ पे कंप्लेंट डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। ऑफिस रिगार्डिंग दी लोकसभा स्पीकर। सो रिगार्डिंग दी ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट एकदम सही है। ही और शी होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। गलत, वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड नहीं करते। कब तक करते हैं? ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जितना लाइफ टाइम होता है उतने तक जो लोकसभा स्पीकर है वो ऑफिस होल्ड करता है, जो कि आपका कितना होता है? 5 ईयर्स का होता है। He or she need to be a member of the house at the time of his or her election but has to become a member। इसमें लिखा है कि जरूरी नहीं है कि जो स्पीकर हो वो उस हाउस का मेंबर हो। तो ये एकदम गलत है, क्योंकि जो स्पीकर होते हैं वो जो हाउस आपका लोकसभा है, तो लोकसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं स्पीकर उन्हीं मेंबर्स में से चुना जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीकर है ही हैज टू बी द मेंबर ऑफ द हाउस। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं। इफ ही और शी इंटेंड टू रिजाइन द लेटर ऑफ हिज रेजिग्नेशन हैज टू बी एड्रेस टू द डिप्यूटी स्पीकर। अगर इनको रिजाइन करना है किसी भी स्पीकर को तो उनका जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है वो किसको देते हैं? वो हमेशा डिप्यूटी स्पीकर को देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अब अगर हम लोकसभा स्पीकर के बारे में देखें तो जो हमारे पास इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम एक बार वो देख लेते हैं। जैसे कि आपके पास जो स्पीकर की जो पोस्ट है, पोस्ट ऑफ स्पीकर, तो ये सबसे पहले कौन से ईयर में आई थी? ये 1921 में आई थी। और कौन से एक्ट से आई थी? 1919, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990, उससे ये जो आपकी पोस्ट है ये आपके पास आई थी। इसके अलावा अगर कोई हमसे पूछता है कि जो सबसे पहले स्पीकर थे वो कौन थे, तो सबसे जो पहले स्पीकर थे उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट। क्या नाम था उनका? उनका नाम था फ्रेडरिक वाइट। और कोई आपसे पूछता है, ये तो स्पीकर हो गए, और अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे पहले डिप्यूटी स्पीकर कौन थे, तो डिप्यूटी स्पीकर का नाम क्या था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। अगर आपसे फर्स्ट इंडियन के बारे में पूछता है तो इसके बाद जब 1921 में ये पोस्ट आ गई, इसके बाद हमारे पास एक और एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के बाद जो आपके स्पीकर बने थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था विट्ठल भाई जे पटेल। क्या नाम था उनका? उनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। 1946 जब हमारा जो कंट्री है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, उसके बाद जो पहले स्पीकर थे उनका नाम क्या था? जीवी मालवांकर। क्या नाम था? जीवी मालवांकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको स्पीकर के बारे में याद रखने हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने देखा था हमारे लास्ट सेशन में। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपका कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 131 में आता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेनली किससे रिलेटेड होता है? जब कोई वाद विवाद होता है किसके बीच में? सेंटर स्टेट के बीच में, या आपका सेंटर एक तरफ है, दो या दो से ज्यादा स्टेट एक तरफ हो गई, या सेंटर और एक स्टेट एक तरफ हो गई वर्सेस डिफरेंट स्टेट्स। तो क्या होता है? मेनली सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पे सुप्रीम कोर्ट काम करता है। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स। तो एकदम सही है। यहाँ पे इलेक्शंस के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनियन टेरिटरी, ये भी गलत है। डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यानी 2 और मोर स्टेट के डिस्प्यूट में भी आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 8 का सी वाला ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपके पास क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी द एसेंशियली द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि जैसे जो इंक्लूसिव गवर्नेंस होती है, तो इसमें से कौन सा इंक्लूसिव गवर्नेंस का आपके पास पार्ट है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है परमिटिंग दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज टू डू बैंकिंग।
क्या बोला गया है, परमिटिंग दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को परमिट कर दें बैंकिंग करने के लिए तो क्या ये इंक्लूसिव गवर्नेंस का पार्ट है? नहीं। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, स्टैब्लिशिंग द इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी। यस, तो जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इंक्लूसिव गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, जब आपकी गवर्नेंस एक कम से कम क्षेत्र तक पहुंच सकती है, ज्यादा से ज्यादा अंदर जो क्षेत्र हैं, जो इनसाइड एरियाज है वहां तक पहुंच सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव गवर्नेंस बोलेंगे। तो जैसे जब अब वो कब हो सकती है, जब आपकी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है जैसे वो पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा होनी चाहिए, एजुकेशन पे ज़्यादा होनी चाहिए, मिड डे मील जो स्कीम है वो आपकी स्ट्रेंथन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, एजुकेशन आपकी इंक्रीज होगी। तो ये किसके पार्ट में आ जाता है, इंक्लूसिव गवर्नेंस के पार्ट में आ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, Which of the following special powers have been conferred on the Rajya Sabha by the Constitution of India? तो राज्यसभा के पास ऐसी कौन कौन सी स्पेशल पावर्स हैं जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली हुई हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पावर आपने देखी होगी कि वो पार्लियामेंट को एम्पावर कर सकते हैं, उनकी जो भी लिस्ट है स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने के लिए। तो ये आप ये कब कर सकते हैं, जबकि जो स्टेट है वो एक कोई रिजोल्यूशन को पास करती है। तो ये किसके अंडर में आ गया, ये स्टेट के अंडर में आ गया और ये राज्यसभा की एक पावर होगी। सेकंड हमारे पास है एंड टू क्रिएट अ वन और मोर, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो क्रिएट होती हैं वो भी जो पावर किसके पास है, वो राज्यसभा के पास पावर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या है, ऑप्शन बी। अब जैसे इसमें ऑप्शन ए लिखा है टू चेंज द एग्जिस्टिंग टेरिटरी ऑफ अ स्टेट एंड टू चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, किसके अंडर में है, ये आपका पार्लियामेंट के अंडर में है। ये पावर पार्लियामेंट ही आपका ये सब कर सकता है, जो भी स्टेट है उसकी एग्जिस्टिंग टेरिटरी को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द पब्लिक फाइनेंसेस ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री कंट्रोल की बात करें, जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं तो उसमें कैसे पार्लियामेंट अपना कंट्रोल कर सकती है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे प्लेसिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, एकदम सही है। तो ये एक मेथड है पार्लियामेंट्री कंट्रोल का, ये बात जानने का कि कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना कितना आप मतलब कितना आपके रेवेन्यूज हैं, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है लास्ट, और कितना एक्सपेंडिचर आपका संभावना है जो आपका कमिंग फाइनेंशियल ईयर है वहाँ पे होने का। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये देखा होगा कि जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो जाता आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी मनी विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 भी एकदम सही है। ऑप्शन 3 पे आते हैं, प्रोविजंस ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड द वोट ऑन अकाउंट, ये भी एकदम सही है। ऑप्शन 4 पे आता है, पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ अ प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका कुछ नहीं, क्योंकि अब इसमें क्या हो गया कि पब्लिक फाइन अगर आप मिड ईयर रिव्यू कर रहे हो प्रोग्राम का तो आप इस हिसाब से कर रहे हो ना कि हाँ कितना वो प्रोग्राम में कितना डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो वहाँ पे फाइनेंसेस हैं उसकी यहाँ पे कोई भी बात नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो गया। 5th पे आते हैं, इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल बिल इन द पार्लियामेंट, एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, 2, 3 एंड 5। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव अ बियरिंग ऑन एजुकेशन। तो जो भी हमें भी ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से किस किस ऑप्शन में एजुकेशन से रिलेटेड आपसे बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी बात की गई है, रूरल और जो अर्बन लोकल बॉडीज होती हैं वहाँ पे भी हम एजुकेशन को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। 5th स्केड्यूल में भी, 6th स्केड्यूल में भी, और 7th स्केड्यूल किससे रिलेटेड होता है, जो आपकी स्टेट लिस्ट होती हैं, सेंटर लिस्ट, यूनियन लिस्ट हो गई, आपकी स्टेट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गई, उससे रिलेटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, In India, other than ensuring the public funds are used efficiently or intended purpose, what is the importance of the office of CAG? तो यहाँ पे जो CAG का ऑफिस है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये किस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल 76 के अंडर आपका आता है। इसके बारे में बात की गई है। तो हम ऑप्शंस पे आते हैं सबसे पहले। ऑप्शन 1 देखते हैं, कैग एक्साइज एक्सिक्यूट कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स नेशनल इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये एकदम गलत है, ऐसा कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पीएसी। तो यहाँ पे पीएसी का क्या मतलब हुआ, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एकदम सही है। जो कैग की रिपोर्ट आती है उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। ऑप्शन नंबर 3 पे आते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैग रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज टू प्रेस द चार्जेस अगेंस्ट दोज हु हैव वायलेटेड द लॉ व्हाइल मैनेजिंग द पब्लिक फाइनेंसेस। ये भी एकदम सही है। जो कैग की रिपोर्ट है हम उसे एज अ इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं टू प्रेस द चार्जेस। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं, वाइल डीलिंग विद ऑडिट एंड अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैग हैज सर्टेन जुडिशियल पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट द लॉ। गलत है, कैग के पास कोई भी जुडिशियल पावर नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी, 2 और 3। कैग आपका कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 76। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज और हर अपॉइंटमेंट need not necessarily be a member of one house of the parliament but must become a member of one of the houses within the 6 month। अब जब भी आप कोई भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में अपॉइंट होता है तो क्या है, जरूरी नहीं है कि वो दोनों हाउस में से किसी एक का मेंबर हो। ये भी हो सकता है कि जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो ना लोकसभा का मेंबर है ना वो राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन उसके पास 6 मंथ्स होते हैं और वो 6 मंथ्स के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, यहाँ पे आपके पास डिलिमिटेशन कमीशन की बात की गई है। तो डिलिमिटेशन जो कमीशन होता है, ये जो आपका एक्ट है ये कब आया था, ये आया था 2022 में ये एक्ट आया था। अब इसमें कुछ ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन 1 क्या है, द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी डिलिमिटेशन कमीशन के जो भी ऑर्डर्स आते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के, उनको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट ऑफ लॉ में, दे कैन नॉट बी चैलेंज्ड, एकदम सही है। When the orders of the delimitation commissions are led before the Lok Sabha or the state legislative assembly, they cannot affect any modifications in the order। जो ये ऑर्डर आते हैं इस कमीशन का, अगर वो लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने पेश किया जाए तो ना ही लोकसभा और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें कोई चेंज कर सकती है। तो ये भी एकदम सही है। जो इनका डिसीजन होता है, जो उनके ऑर्डर्स होते हैं वो फाइनल ऑर्डर्स होते हैं और उनमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू cause to be led before the parliament which of the following। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन कौन सी जो रिपोर्ट्स हैं उनको पार्लियामेंट के सामने पेश करता है। जो यूनियन फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस होते हैं, यूनियन फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 उसको करता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिपोर्ट्स को नहीं करता है, ये कैग की रिपोर्ट को करता है। और कैग की रिपोर्ट को कौन ऑडिट करता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यस। द रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, अ डायलॉग बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो आपकी जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा साथ में बैठते हैं, इस जॉइंट सिटिंग को कौन बुलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हु कॉल्स, तो कॉल कौन करता है, प्रेसिडेंट कॉल करता है। और इस सिटिंग को जो हेड करता है वो कौन हेड करता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो हेड करता है। अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, डिप्यूटी स्पीकर इसको हेड करेगा। बाई चांस अगर डिप्यूटी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो कौन करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन हेड करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि स्पीकर हेड करेगा, स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी स्पीकर हेड करेगा, डिप्यूटी स्पीकर नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन हेड करेगा। लेकिन चेयरमैन क्यों नहीं हेड कर सकता, क्यों, क्योंकि जो चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है और वो डिफेक्टो क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अभी जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ये आपके कौन से बिल हैं, कौन से लेजिस्लेशन हैं जिसपे प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है,
जो आपका ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन होता है या जो आपका फाइनेंशियल जो बिल्स होते हैं उन पे ही सिर्फ जॉइंट सिटिंग हो सकती है। मनी बिल पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यहाँ पे बात की गई है हाउ डू डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज हेल्प इन द रिडक्शन ऑफ अ रूरल पॉवर्टी इन इंडिया। तो यहाँ पे DRDAs की बात की गई है, ये किस तरह से पॉवर्टी रिडक्शन में हेल्प करती हैं। दे एक्ट एज अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन सर्टेन स्पेसिफाइड बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। गलत है, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो अलग हो गए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो होने हैं, जो DRDA है ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क नहीं करती। ऑप्शन सेकंड पे आते हैं। दे अंडरटेक एरिया स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन एंड प्रिपेयर डिटेल्ड रेमेडियल मेजर्स। तो एकदम सही है। ऑप्शन 3 पे आते हैं। दे सिक्योर इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। ये भी सही है। दे वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स इंटेंडेड फॉर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। तो क्या ये हमारा सही है? ये देखते हैं। दे वॉच ओवर एंड इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो 4 है वो भी एकदम सही है। ओके सॉरी, जो उसमें ऑप्शन नंबर 2 है ये सही नहीं है। दे डज नॉट अंडरटेक अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी और रेमेडियल मेजर्स को डिटेल नहीं करते हैं। इनका क्या काम होता है? इनका जो भी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होते हैं ये इंटरसेक्टोरल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन को मैनेज करते हैं। जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है उसको एक इफेक्टिव वे में इंश्योर करते हैं, वॉच करते हैं जो भी आपके एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही क्या है? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स लेट डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? हमने देख लिया था जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन से पार्ट में आती हैं। आपके पार्ट 4A में आती हैं और एक ही आर्टिकल है। कौन सा? 51A आपका आर्टिकल है। किसके रिकमेंडेशन से आई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। कौन से आर्टिकल से ऐड की गई है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ऑप्शन 1 पे आते हैं। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यस। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल जस्टिस। तो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं मेंशन है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर मेंशन है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस ये भी मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 20, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 2012 के जो पॉलिटी क्वेश्चन हैं एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोविजंस टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसकी ऑटोनॉमी को हम कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 पे आते हैं। वाइल अपॉइंटिंग द सुप्रीम कोर्ट जजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू कंसल्ट द CGI। एकदम सही है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को जब अपॉइंट करते हैं तो जो प्रेसिडेंट होता है उसको CGI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना होता है। ऑप्शन 2 पे आते हैं। द जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय द CGI ओनली। गलत है। जो SC जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस दे कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। उन्हें कौन रिमूव करता है? उनको प्रेसिडेंट रिमूव करता है। ऑप्शन 3 पे आते हैं। द सैलरीज ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। एकदम सही है। जो उनकी सैलरी होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज होती है जिसमें लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 पे आते हैं। ऑल द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय द गवर्नमेंट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग CGI। गलत। जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होते हैं इनका एक अलग से बोर्ड होता है जिसके अंडर इनके जो भी ऑफिसर्स होते हैं, जो भी स्टाफ्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इस क्वेश्चन नंबर 20 के करेक्ट ऑप्शन कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। तो ऑप्शन ए एकदम इसका करेक्ट है। तो ये हमारे 2012 के जो पॉलिटी के क्वेश्चंस थे वो आज हमारे खत्म होते हैं। कल हम देखेंगे 2013 के पॉलिटी के क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।